रिकॉर्डिंग चल रही है, बता बता नहीं सकता, बाद में बताऊंगा। ओके सर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझो। हमने पहले हेडिंग दी, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये पहली हेडिंग हो गई। श्वेता, आपने कहा था कि दो दो हेडिंग को कंबाइन करोगे। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप पॉइंट जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब तक उसे बाइफरकेट नहीं करोगे। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन होता तो हाँ, यू कैन गो लाइक कि ठीक है यार, मैं दोनों को कंबाइन कर लूंगी। ओके, वेलकम पूजा। ओके, बट सर नेगेटिव और पॉजिटिव में कर सकते हैं उसको, बस नहीं, अगर जैसे देखो पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आप कर सकते हो, वहां इसलिए वहां पर लिखा है क्रिटिकली इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है। बट मैंने कल भी कहा था, गुड इवनिंग पूजा, मैंने कल भी कहा था कि हम क्रिटिकली इवेल्युएट जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है कि हमने पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। हमें उसको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोफेशनल और जिसे कहते हैं ना, थोड़ी एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज को हमें यूज करना है। तो बेटर है हम जब उसे अलग अलग यूज करेंगे ना, इम्पैक्ट ऑफ बोथ, तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता सकते हैं, हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक ही हेडिंग के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन इम्पैक्ट ऑफ दिस, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, या फिर बेनिफिट्स या लिमिटेशंस, या जो भी इस तरीके से बता सकते हो। एंड देन लास्ट कम, जो ग्लोबलाइजेशन वाला कंसेप्ट हमने कुछ यूज किया था, याद है? कल मैंने ग्लोबलाइजेशन का बात बताई थी आपको, लोकल, रीजनल प्लस ग्लोबल। ऐसे ही इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न और वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं बता सकता हूँ कि इंडियन सोसाइटी पे केस स्टडी में कोई दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, छोटी सी, वे फॉरवर्ड से पहले। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? तो केस लाइक, मतलब कि क्या? कैसे हमने ब्लेंड किया दोनों चीज़ों को अपनी नहीं, वैल्यूज़ को केस रख के स्टडी, भी। केस और स्टडी, केस स्टडी मीन्स बेसिकली मीन्स एग्जांपल्स। ओके, जो भी आप वन पेजर नोट्स में बनाओगे उसमें एक आध एग्जांपल ऐसा जरूर होगा ना, जो आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर तो हम सीधे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। देखो, हमने जो फर्स्ट हेडिंग बनाई है वहां पर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, वहां हम पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स कुछ आएंगे, ठीक है, मानता हूँ वहां पर एक दो एग्जाम्पल्स आएंगे, एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए। लास्ट में अगर मैं या तो फ्लो चार्ट बना दूं कोई, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम बना दूं, क्या बनेगा उस पर फोकस नहीं करना अभी, वो हम सोचेंगे थर्ड वीक में, ठीक है, अच्छे से बात करेंगे। बट अभी समझो, अगर मैं फ्लो चार्ट एक बना देता हूँ या डायग्राम एक बना देता हूँ, या फिर खत्म होते होते कोई एक ऐसी केस स्टडी हो गई इंटरनेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड कर दूं वे फॉरवर्ड से पहले, देन आंसर बढ़िया है ना फिर, ठीक है। बस हेडिंग पे फोकस करो, पॉइंट्स पे फोकस मत करो, नहीं बन रहा है पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पलेट्स में सब कुछ है, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग सब कुछ है, ठीक है। जस्ट टेम्पलेट्स के साथ साथ अपना कंटेंट कवर कर लेना। ओके, मैं कालूटी की एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के लिए, हाँ ग्लोबलाइजेशन के लिए आप वो एग्जांपल यूज कर सकते हो, बट वो थोड़ा क्लीशे एग्जांपल हो गया। ओके, क्योंकि वो सब कुछ यूज करने वाले हैं, इसलिए जब आप एग्जांपल्स और केस स्टडी भी बनाओगे तो इस तरीके से बनाना जो लेटेस्ट हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके तो एवरीवन, डिजिटल इकोनॉमी कह सकते हैं ना, कि हम डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल लेके चल इकोनॉमी, रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट हो सकता है, वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट नहीं हो सकता। सोचो, डिजिटल इंडिया जो भी हम कह लें, हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमें इंडिया को डिजिटल बनाना है जैसे कि यूएसए है, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। हाँ, हमें मॉडर्न साइंसेस चाहिए जैसे कि वेस्टर्न कंसेप्ट में है, हम ये कह सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्टेटमेंट बनाई गई थी कि इंडिया की कोई स्कीम थी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, उसमें मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट ये थी कि इंडिया की XYZ स्कीम है, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो चाइना की तरह डेवलप हो जाए, ठीक है। कभी भी ना तो आप ऐसा कुछ भी लिखोगे, और याद रखना, ना ही कोई क्वेश्चन या स्टेटमेंट कुछ भी ऐसी आएगी, चाहे यूपीएससी की चाहे यूपीपीसीएस की, वो कभी सही होने वाली है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि चाइना हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। ओके, सो ऐसे कंपैरिजन वाली चीजों को बचना है। हाँ, आप अलग अलग केस स्टडी बनाओगे तो एग्जांपल्स हो जाएंगे।
डोंट वरी, थर्ड वीक में हम उस पर भी बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा से शुरू करते हैं। पूजा, आप शायद कल नहीं आए थे, बस हेडिंग्स बतानी है आपको। ओके, सिर्फ हेडिंग्स। क्या आप क्या हेडिंग्स सोच सकते हो इस क्वेश्चन? ओके पूजा, आप क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, आप कल नहीं आए थे तो। मैं श्वेता से स्टार्ट कर रहा हूँ। श्वेता, आप स्टार्ट करो। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा भाई, विजिबल इफेक्ट्स ऑफ 16th क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन। होमवर्क था कल के लिए। 15 किया ना, मेरे पास 16 हो नहीं पाया। कोई नहीं, अभी देखो। ओके आप 1 मिनट दीजिए। ओके ओके, आकृति आप बताओ जी। सर पहली हेडिंग होगी कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का फैमिली पर। फिर सेकंड हेडिंग होगी कि मैरिज पे क्या इम्पैक्ट है। थर्ड हेडिंग होगी किंगशिप पे क्या इम्पैक्ट है। फिर हम उसको इंटर रिलेशन करेंगे इंडियन सोसाइटी से। फोर्थ हेडिंग बनेगी कि कैसे हम फैमिली, मैरिज, किंगशिप के सिस्टम को इंडियन सोसाइटी के रेफरेंस में मतलब कि एक्सप्लेन, इंटर रिलेशन दिखा रहे हैं उसका। नेक्स्ट श्रेया। सर फर्स्ट हेडिंग होगी इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली, और सेकंड सेम ऑन मैरिज, और फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन किनशिप, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों लिखेंगे, और लास्ट में हम सस्टेनेबल अप्रोच बता सकते हैं। फिजा। So first we will show the visible effects of globalization of family, marriage, kinship system separately, and then we can show like how they have changed and how much have continued, like the sustaining ones. We can show that those values or things in it. ओके, श्वेता। सर थोड़ा थोड़ा वही सेम है, फैक्ट्स दिखाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, फैमिली के भी और फिर मैरिज के, एंड देन किनशिप। इसको हम जैसे डिवाइड करके भी ले सकते हैं पेज में, अगर मतलब ओके, देन उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वाले पैरा में एनालिसिस करके। पूजा, अपना माइक ऑन कर सकते हो आप प्लीज? माइग्रेशन, जॉइंट फैमिली। ओके, आपने टेक्स्ट किया है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसी को पढ़ रहा हूँ। रोल्स ऑफ मेंस एंड वुमेन चेंज। ओके, देखो एक बात समझो, और इसको बहुत अच्छे से समझना। कल भी ये सब चीज समझाई थी आपको, और आज वापस समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What are the visible effects of globalization on family, on marriage, on kinship? क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है। ओके, अगर आपको लगता है एनालाइज विद रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी ये क्वेश्चन का पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। इसको छुपा भी लोगे ना तो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. इससे क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? बट ये लिखा है, तो ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये चाहता है कि हम एटलीस्ट केस स्टडी या एग्जांपल्स प्रोवाइड करें अपने जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए। ओके, सो यहाँ जो इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, हम उसको एज अ एग्जांपल ले सकते हैं। जब मैं बात करूंगा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली, फर्स्ट मैं 4 इफेक्ट्स लिखे मैंने। ओके, अब यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी मत सोचो। क्वेश्चन नहीं चाहता है आप पॉजिटिव नेगेटिव सोचो। जब वो चाहता था तो क्रिटिकली इवेल्युएट लिखा उसने। अगर वो चाहता होता तो लिख सकता था क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फैमिली। भाई दो चार दो चार चीजें ज्यादा टाइप करनी पड़ जाती, 2-4 वर्ड्स, अल्फाबेट्स, है ना? क्या फर्क पड़ रहा था उसे? जब ऊपर लिख सकता है तो नीचे भी लिख सकता था। सिंपल, इस तरीके से सोचो। क्या चाह रहा है? इफेक्ट्स बता दो ग्लोबलाइजेशन की फैमिली पर, मैरिज पर, किनशिप पर। फैमिली पर 2-4 इफेक्ट हो सकते हैं, मैरिज पर भी हो सकते हैं, ठीक है, और किनशिप पर हो सकते हैं। ओके, अब जो भी इफेक्ट्स होंगे वो आपने नोट्स बनाए होंगे, उसके हिसाब से आपने एग्जांपल्स भी बनाए होंगे अपने हिसाब से, है ना? बनाओगे, नहीं बनाए हैं तो बनाओगे, बेसिक सी है। बस आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपने एक बात बोली है वो सही बोली है। इफेक्ट्स पॉजिटिव भी जो होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अलाउ नहीं करती आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखो,
तो आप सिंपल ये लिखोगे, फर्स्ट हेडिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैरिज, सेकंड हेडिंग इफेक्ट ऑन किनशिप, या फिर जो भी है इफेक्ट ऑन फैमिली। 3 हेडिंग्स बनेंगी। यहाँ पर आपके 3-3 4-4 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स यहाँ आ गए, 3 पॉइंट यहाँ आ गए, 3 पॉइंट यहाँ आ गए, एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल। यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड खत्म हो जाती है। बट एट द एंड, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें होती हैं, किसी भी इफेक्ट की बात हो रही है तो पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा, नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। तो आप कहीं ना कहीं एक शॉर्ट में हेडिंग नहीं पड़ेगी, जस्ट अ वे फॉरवर्ड जब आएगा उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ डालकर, या फिर एक फ्लो चार्ट डालकर, या फिर एक डायग्राम, कुछ भी रिप्रेजेंट कर कर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? केस स्टडी के फॉर्म में भी आप डाल सकते हो यहाँ पर लास्ट में, किस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, अभी जनरल ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट होंगे, ये फैमिली, मैरिज, किनशिप आप ऐसे हेडिंग में नहीं डालोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट यहाँ पर बन सकता है, वो है सन वाला फ्लो चार्ट। ठीक है, जैसे मैं ग्लोबलाइजेशन ऐसे लिखूंगा, ठीक है, उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दूंगा, देन रेज निकाल दूंगा ऐसे 2-4 पॉइंट्स के। यहाँ मैं एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूँ, 4-5-6 एग्जाम्पल्स मुझे याद होंगे, मैं डाल दूंगा यहाँ पर एग्जाम्पल्स। उसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी होंगे, अगर मुझे मतलब एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि यार पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, तो ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी होंगे वो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हो गए, यहाँ जितने भी हो गए वो नेगेटिव एग्जाम्पल्स हो गए। फ्लो चार्ट पे बात करेंगे बाद में, इस पे सोचना मत ज्यादा अभी। ऑल आई वांट इज कि आप थोड़ा देख पाओ, समझ पाओ, क्योंकि इफेक्ट्स यहाँ पर जो आपने कईयों ने पॉइंट आउट किया था, ठीक है, वो क्रिटिकली इवेल्युएट पॉइंट आउट कर दिया था। अगर आप लास्ट में ये जो चीज है ना, इसको नहीं भी लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन की डिमांड आप मेट कर चुके हो। कल हमने डिस्कस किया था एक बात, कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को उसने समझा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हमारी उम्र का तो है नहीं वो, जितनी एज हमारी होगी उससे ज़्यादा का उसे एक्सपीरियंस होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड जब उन्हें एक्सपीरियंस है तो लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, उनको सीधे बताते हैं कि भाई इंट्रो अलग है, कंक्लूजन अलग है। तुम्हारा आपका एक डिमांड जो है वो हमने यहाँ मीट कर दी, दूसरी डिमांड यहाँ पर हमने मीट कर दी, तीसरी डिमांड यहाँ पर मीट कर दी। अब जो चीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो चीज़ सीधे सीधे क्वेश्चन से ही लिंक्ड होनी चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, 3 मिनट का टाइम मिलेगा, प्लीज ध्यान से करना, और सिर्फ कोशिश करना कि आप हेडिंग्स पर फोकस करो। इस हफ्ते हेडिंग्स पर फोकस करेंगे, आगे पॉइंट्स भी जनरेट करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। डेढ़ मिनट बचा है आपके पास। जिसने सोच लिया हो वो टाइप कर सकता है।
और जिसने या फिर अपना माइक ऑन करके बोल भी सकता है। ओके आकृति। मुझे आप 1 सेकंड का समय दोगे तो मैं एक चीज़ खोलना चाहता हूँ आपके सामने। जस्ट अ मिनट। क्योंकि जब तक मैं उसे खोल के दिखाऊँगा नहीं, आप करोगे नहीं वो चीज़, इसलिए ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। कोई हिंदी मीडियम का तो नहीं है इसमें? अगर कोई हिंदी मीडियम का होगा तो मुझे हिंदी के नोट्स खोलने पड़ेंगे। जस्ट अ मिनट, क्या है ये? ओके। सो ओके। तो टाइम अप हो गया आपका। प्लीज़ माइक ऑन करिए क्या करके। स्टार्ट करते हैं श्रेया से। हेलो श्रेया, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir, Yes, you're sir. audible. ओके श्रेया फिर है नहीं शायद। ओके श्वेता आप स्टार्ट कीजिए। सर इंट्रो के बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी मेन हेडिंग आएगा, उसके अंदर हम सब हेडिंग्स लेंगे। सोशल इम्पैक्ट जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कल्चरल, पॉलिटिकल, इस तरह से। ओके, आप कहना चाह रहे हो? एक मिनट वापस बोलो आप प्लीज़। सर मेन हेडिंग हुआ हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसके अंदर इसके आप अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट सब इम्पैक्ट सब डिफरेंट हाँ डिफरेंट इम्पैक्ट लोगे, ठीक डिफरेंट है। ओके सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल या पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इस तरह से। ओके ओके ओके। नेक्स्ट कृति। फिर इसमें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे फर्स्ट हेडिंग, आप फिर और से। सेकंड जी जी। और सेकंड हेडिंग नेगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे ग्लोबलाइजेशन। ओके। और कोई? पूजा, पूजा ने दे दिया, श्रेया ने दे दिया आंसर। फिजा। Yes, sir. So for the impact, we can give first of all the positive impact of globalization in your society. We can take in various stakeholders, for example, family, marriage, kinship, women, youth, etc. And then we can give a negative.
and then at the end we can give a middle part wala conclusion or way forward. ओके, किस किसने ये कीवर्ड्स की फाइल अभी तक देखी नहीं है, ज़रा मुझे प्लीज़ अच्छे से बताओगे ये फाइल? I have not seen any file. ओके, आकृति आपने देखी है? परसों कहा था याद करने को। देखो एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन चाहता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस कीवर्ड की जगह क्रिटिकली इवेल्युएट लिख सकता था, ठीक है? ओके पूजा, आप भी देख लेना। नाउ इसको समझो, जब यहाँ पर डिस्कस लिखा हुआ है तो आपको सारे रिलेवेंट डायमेंशंस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? अब इसमें आप एग्जांपल्स कवरेज करोगे, ठीक है, एग्जांपल्स प्रोवाइड करोगे, मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करोगे, एंड वहाँ पर साथ साथ क्या होगा, सिंपल तरीका क्या होगा इसका, इंट्रो, अलग अलग जो डायमेंशंस है वो आएंगी, और सिंपल कंक्लूजन। कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। इज दिस क्लियर आकृति Yes. Yes, sir. एंड फिजा? इस बात को अच्छे से समझ लो, और इस पीडीएफ को अच्छे से बिल्कुल घोट के पी लो अच्छे से, ठीक है? बिकॉज जब तक इसे नहीं करोगे ना, और देखो लास्ट में आपको याद करने के लिए ट्रिक भी है, डी से डिस्कस होता है, डी से डायमेंशन होता है, याद कर लो ऐसे, क्या फ़र्क पड़ा इतना, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? जब तक ये चीज़ नहीं करोगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी। एक जो आंसर मुझे मिला था आप में से किसी से, श्वेता से मिला था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देंगे, उसके हम 2-4 डायमेंशंस प्रोवाइड कर देंगे। देखो जब 12 नंबर का क्वेश्चन है तो हाउ कैन यू अफोर्ड टू जस्ट प्रोवाइड ओनली वन हेडिंग, ठीक है? एक्सप्लिसिट हेडिंग क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, ठीक है? बट इंडियन सोसाइटी तो अपने आप में बहुत ब्रॉड हो गया ना, ओके? सो हेडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगी यहाँ पर, ठीक है? अब चाहे वो ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से हो मैरिज पर, चाहे किनशिप पर, चाहे हम बात कर सकते हैं कास्ट पर, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है? बट इसमें भी अब सीधी बात है, जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको लिख लेना प्लीज़ ध्यान से, जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं सोसाइटी में, मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, कल्चर है, रिलीजन है, ओके? इसके अलावा इकोनॉमी है, पॉलिटी है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी सोसाइटी को बनाती हैं, एजुकेशन हो गया, ओके? सो व्हाट कैन आई डू, मैं इस इन सबको ही अलग अलग हेडिंग्स में क्लब कर दूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोशल स्ट्रक्चर, पहली हेडिंग बन गई। अब इस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर मैं 4 पॉइंट्स लिख सकता हूँ, एक कास्ट का हो गया, एक क्लास का हो गया या जेंडर का हो गया, या फिर बेसिकली एक फैमिली मैरिज, इन सब से रिलेटेड हो गया। लिख देता हूँ कास्ट, क्लास, उसमें जो इनइक्वालिटीज होंगी ये सब आ गई। देन कम्स सोशल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट। अब चाहो तो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल इंस्टीट्यूशंस को कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है? अब क्योंकि मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो वो दिमाग में सेट रहता है हमेशा कि स्ट्रक्चर अलग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस अलग होते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली हम जनरल बेसिक में कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या क्या आ गया, मैरिज आ गया, किनशिप आ गई, फैमिली आ गई, ओके, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था 2025 के पेपर में। देन कल्चर की बात कर सकता हूँ, तो कल्चरल चेंज भी होंगे कई सारी चीज़ें, तो उसके 2-3 पॉइंट आ जाएंगे। फिर कुछ नए सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस बनेंगे, ओके? फॉर एग्जांपल जो चीज़ पहले टैबू मानी जाती थी वो आज टैबू नहीं मानी जाती है ना? अगर महिलाएं घर की चौखट के बाहर निकलती थी पहले, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो बहुत ऐसा टैबू की तरह देखा जाता था, ये क्या हो गया, ओके? आज नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसे हम कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर सकते हैं, क्या जो चीज़ पहले थी आज नहीं है, उसके हम 2-4 पॉइंट्स दे सकते हैं। इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सबको मैं क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार सोशल इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमी पॉलिटी नहीं आएगा, इसमें आएगा बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यहीं पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस,
इस सब को मैं क्लब कर सकता हूँ एज अ हेडिंग अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो पहली हेडिंग स्ट्रक्चर, दूसरी इंस्टीट्यूशंस में, तीसरी कल्चर में, इसमें। ओके, अब इसमें क्या फायदा होगा आपका, ये समझो। इस हेड इन इन वाली चीज़ों से सबसे पहला क्या फायदा होगा, एग्जामिनर देखेगा ग्लोबलाइजेशन में आपने सोशल स्ट्रक्चर में आपने कास्ट क्लास की बात कर ली, ग्लोबलाइजेशन में सोशल इंस्टीट्यूशन में आपने मैरिज फैमिली किनशिप की बात कर ली, एज अ कल्चरल चेंज में आपने कंज्यूमरिस्टिक कल्चर हो गया, इंडिविजुअलिज्म का राइज हो रहा है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन की से हेटेरोजेनाइजेशन की बात कर ली, ओके। फिर कहीं ना कहीं आपने ग्लोबलाइजेशन की भी बात कर ली इसी में, ओके। फिर आपने कहीं ना कहीं अदर सोशल अदर स्ट्रक्चर्स में आपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड बेसिकली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर ली, ओके। सो एक ओवरऑल आपका जो आंसर है वो यहाँ पर खत्म हो गया 4 हेडिंग्स में। एग्जामिनर को भी डिफरेंट डायमेंशंस देखने को मिल गई जो उसे चाहिए थी। ऑब्वियसली क्वेश्चन वाज डिमांडिंग डायमेंशंस, डिस्कस कर रहा है तो डायमेंशंस मांगता है क्वेश्चन, हमने वो डायमेंशंस एक्सप्लिसिटली दिखा दी। इज दिस क्लियर? अब इस पे फोकस अभी Yes. मत, इस पे बिल्कुल भी फोकस मत करना है कि यार ये तो सोचा ही नहीं था। इट्स ओके, नहीं सोचा कोई बात नहीं। मैं क्यों सोच पा रहा हूँ, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ओके। मैं पढ़ के नहीं बैठा हूँ सब खुद से, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग बैक एंड पे, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूजा है जिन्होंने आंसर लिखा है लंबा चौड़ा, एंड पूजा बहुत पहले से है, एंड इनका सोशियोलॉजी है ऑप्शनल, ओके। तो आंसर में भी झलक रहा है कल्चरल डिफ्यूजन, ओके। सो चीज़ें होती हैं जो, बट आपको उठा के निकालनी पड़ती हैं वहाँ पर, ओके। ये इतना क्लियर हो गया, थोड़ा हैवी लगा होगा बट कोई बात नहीं। अब समझ रहे हो आप एक चीज़, क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा है वो उतनी ही कहीं ना कहीं डेप्थ में डिमांड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब जस्ट सपोज करो अगर मैं आपको देता यार 4 क्वेश्चन दिन के डेली के, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, 4 क्वेश्चन दे दिए भैया, अपने आप करो, और मैंने आपको टिक मार्क करके दे दिया, अरे वेरी गुड फिजा, वेरी गुड श्रेया, बट एट द एंड उससे कोई भला नहीं होने वाला। आंसर राइटिंग आप कितनी भी कर लो उससे कभी जिंदगी में भला नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन की डिमांड को बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके समझ जाओगे। जब क्वेश्चन की डिमांड थी डायमेंशंस, तो मैं डायमेंशंस वहां पर दिखाऊंगा, एक्सप्लिसिटली दिखाऊंगा, ठीक है। अगर वो कहता क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, तो ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट कह रहा है, इट्स ओके। मैं टेबुलर फॉर्मेट में बनाऊं, या फिर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताऊं, फिर मैं 4 डायमेंशन अलग से दूं, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊं, फिर 4 डायमेंशंस दूं, जो कि शुरुआत में शायद आकृति ने बताया था, वो चल सकता था, यहाँ पर नहीं चलेगा। इसको मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको घोल के पी जाना, इस शीट को, ठीक है। इतना हो जाएगा भाई, साफ साफ लिखा हुआ है, एवेल्युएट पूछ रहा है तो आपको इंट्रोडक्शन बताना है, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एवेल्युएशन भी करना है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपका जजमेंट क्या होगा वो प्रोवाइड करोगे, कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे। समझ रहे हो? एवेल्युएट में क्या करोगे आप, आपको जजमेंट प्रोवाइड करना है, एवेल्युएशन करना है। एवेल्युएशन कौन करता है, जज साहब करते हैं एवेल्युएशन। तो जरा वापस करके दिखाओ एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवेल्युएशन का देता हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। बहुत बढ़िया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है एवेल्युएशन का, डिस्कस का है, एक्सप्लेन का है। ओके, डिस्कस का क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार पहले, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा समझ जाओ चीज़ों को। चलो डायमेंशंस बताने हैं, ठीक है, वापस से। हेलो एवरीवन। जी। ओके, इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। डिस्कस, डिस्कस मतलब डायमेंशंस। ओके पूजा, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। गुड नाइट। चलिए 14 क्वेश्चन, आपके पास आपका टाइमर शुरू होता है अब।
2 मिनट बचे हैं बस। थर्टी सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। जी, क्या सोचा फिजा? So first of all, we will explain the uniqueness in the Indian society. First dimension will be this, like assimilative nature, plurality, sacred geography, etc. Then so we can give the various aspects of the cultural diversity of India, with regional, linguistic, racial, and art and craft, food, costumes, all these things we can explain. ओके, एंड So because we just discuss, we will just open up the dimension, and at the last we can give unity and diversity wala thing in the conclusion part. ठीक है। सो आपके हिसाब से दो मेन हेडिंग्स बनेंगे, ठीक है। Yes. श्वेता? जी सर, फर्स्ट हेडिंग हम इसमें सिंपली ऐसे दोनों को मिक्स करके अगर डालेंगे तो यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके अंदर हम सब टॉपिक्स लेंगे, जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी ले सकते हैं। श्वेता, एक बात सुनो पहले। मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी। बट मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, एक्सप्लिसिटली बताई थी। जहाँ पर एंड आएगा, ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, ठीक है। इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस, डिस्कस, बात खत्म। इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, बात खत्म। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। अब जब दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम इसको क्वेश्चन छोड़ो, हम इसको हेडिंग से अलग अलग ना बना ले। ऊपर से 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और देता हूँ, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। मैं एक साथ नहीं बताऊंगा। हाउ इज ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी, एक्सप्लेन। हाउ इज ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द पॉलिटी, एक्सप्लेन। दो अलग अलग हेडिंग। जहां पर एंड आएगा, कॉमा आएगा, डिस्कस आएगा, ये अपने आप में, सॉरी डिस्कस कह रहा हूँ, डैश आता है, ठीक है। ऐसे हमने क्वेश्चन देखे ना, जस्ट पीछे भी होगा एक आध क्वेश्चन, 2025 में था, जितना मुझे याद है। ओके, एक वो पेपर देख लेना आप। जैसे यहाँ पर इस तरीके से डैश है ना, तो अगर यहाँ पर इकोनॉमी पॉलिटी के बीच में अगर डैश लगा होता तो वो अपने आप में क्या बोलता है कि आप इन चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन करो। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी विद एग्जांपल। कैरेक्टरिस्टिक्स पहली हेडिंग, दूसरी कॉजेस, तीसरी इफेक्ट्स, एंड कॉमा डैश बीच में आएगा, यानी कनेक्टिंग वर्ड्स आएंगे, कनेक्टिंग चीज़ें आएंगी, सिंबल्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसे तोड़ सकते हो। तो प्लीज़ तोड़ो उसे, ओके। पिछले क्वेश्चन में भी आपने यही गलती करी थी। अगर देखो वर्ड लिमिट कंस्ट्रेंट है आपके पास,
टाइम कंस्ट्रेंट है तो बात अलग रहती है ना, फिर तो केस ही अलग हो गया। बट एटलीस्ट जब हम सोच रहे हैं अभी तो हम इस तरीके से सोचेंगे। खैर आप अपना आंसर कंप्लीट कीजिए। हेलो। सर मेरा था, हाँ जी, तो उसमें हम ना डिफरेंट नीचे अंदर सब हेडिंग्स डाल देंगे। जैसे डाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है। कल्चरल, तो ओके है ओके, इसमें मतलब सिंपल आप यही कहना चाह रहे हो कि यूनिकनेस की एक हेडिंग आ गई, उसके 3 पार्ट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी के फिर 3 पार्ट्स, ठीक है, यही है ना? जी। और फिर ओके। सर आगे हम का इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे फिर कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो इसको बाउंड कर रहे होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, चैलेंजेस होंगे, फिर चैलेंजेस होंगे तो आप उसका कंक्लूजन दोगे एक पॉजिटिव एंड नोट पर, ठीक है, यही जी तो होगा। ओके। और जी। कोई बात श्रेया, आप कुछ ऐड या रिमूव करना चाहोगे इसमें? श्रेया हेलो। ओके, यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। फिजा, आपने बता दिया क्या? यस सर, बता दिया। आकृति ने नहीं बताया ना शायद। आकृति। सर सेम ही रहेगा, शायद से इसमें चैलेंजेस नहीं आना चाहिए। ओके ओके, आप एक बात सुनो, जब सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था आप फर्स्ट क्लास में देखना, तो मैंने क्वेश्चन की टोन भी बताई थी आपको, क्वेश्चन की टोन भी पढ़नी होती है, ठीक है। कोई किसी चीज़ के अगर कहीं ना कहीं, अगर आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो, यूनिकनेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, ठीक है, तो कुछ उसके चैलेंजेस होंगे ही होंगे। ओके। अब ये बेसिकली आप जब अपने नोट्स बनाओगे, ठीक है, अब ये चीज़ आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, बट आपने टेम्पलेट्स देखी होंगी या आप खुद के नोट्स बनाओगे तो ये चीज़ आप वहाँ पर लिखते हो, नोट्स में लिखते हो क्या इसके इंडियन सोसाइटी के चैलेंजेस क्या है, ठीक है, तो वहाँ से आप एक आध पॉइंट उठा सकते हो, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स इसके अंदर लिखोगे आप। ओके। तो जो कंप्लीट आंसर है वो ये है, यूनिकनेस। ओके। उसके 2-3 पॉइंट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी उसके 3-3 4-4 पॉइंट्स, चैलेंजेस 3-4 पॉइंट्स, कंक्लूजन एक पॉजिटिव एंड नोट पे आप एंड करोगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन पे ना, आप मैं चाहता हूँ आप एक बार देखो इस क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार वापस से, इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, डिस्कस। और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। याद है मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, फनलिंग इफेक्ट, याद आ रहा है? हेलो, किसी को याद है? बताया था सर आपने फर्स्ट क्लास में। देखो इसमें होता क्या है, ब्रॉड डायमेंशन थी, मैंने उसको जबरदस्ती शॉर्ट करा, नैरो करा, ठीक है, बट यहाँ पर डायमेंशंस ऑलरेडी ब्रॉड है। जब डायमेंशन पहले से ही ब्रॉड है तो मुझे उसकी डायमेंशन को एज अ हेडिंग बनाने का चांस मिल जाता है, ठीक है, मौका मिल जाता है, जब मौका मिल गया तो मैं उसे उठाऊंगा भी। ओके। बट जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये अपने आप में इसे नैरो कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में भी हमने यूनिकनेस की बात कर रही है, इंडियन सोसाइटी में भी हमें कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करनी है, अपने आप में ये नैरो हो चुकी है चीज। जब नैरो हो गई तो हमें इसके फर्दर डायमेंशंस नहीं बनाने खुद से। ओके, डायमेंशंस लेंगे बट हेडिंग नहीं लेंगे। अब यूनिकनेस की बात होगी तो इंडियन सोसाइटी की बहुत सारी यूनिकनेस है, जैसे ज्वाइंट फैमिली भी एक अपने आप में यूनिकनेस है। ओके, तो हम जब यूनिकनेस की बात करेंगे तो हमने फैमिली की हेडिंग डालकर एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, मैरिज की डाल के 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, किनशिप में कुछ भी जो भी आपने नोट्स बनाओगे वहाँ वहाँ पर आप अलग अलग डायमेंशंस को जिक्र करोगे, ठीक है, बट यू विल मेक श्योर कि आप मैरिज को अलग से हेडिंग ना बनाओ जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन बनाया था। इज दिस क्लियर? ये फनलिंग इफेक्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का? यस सर। इसको थोड़ा ध्यान समझ ना, डिस्कस वाला एक क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ आप करो, ठीक है, आपके पास 3 मिनट है। ओके, 2 मिनट है आपके पास, जस्ट अ मिनट, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। आपके पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए।
एंड इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान रखना, फनलिंग इफेक्ट। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। हाँ जी, फिजा। Yes, sir. So, sir, first of all, we can give the causes of the poverty, and we will open various dimensions in poverty. Causes में structural, economic, political, social, is the causes क्या है poverty के. Same with the consequences, sir. In poverty, we can give various dimensions of poverty also, give consequences in different facets of society, political, economic, poverty, and then we can give a way forward or the solutions for how to tackle it and what the government is doing. और सर लास्ट में कुछ अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा हमारे टाइम में पॉवर्टी इंडेक्स में कुछ डेटा डाल देंगे कितने लोगों को अपलिफ्ट किया है हम लोगों ने, इससे हम एंड कर सकते हैं आंसर। ओके, नेक्स्ट श्रेया। Yes, sir. Sir, the first heading will be cause of poverty. The ठीक second है, will be consequences of poverty. और जो थर्ड होगा वो होगा गवर्नमेंट रोल इन एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। नाइस। श्वेता। जी सर, ये स्टार्टिंग वाला सेम ही है। कॉजेज़ के अंदर हम सब टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़। सेम इन द डिफरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक डिफरेंट डायमेंशंस। एंड कुछ अगर हमें आगे या स्टार्टिंग में या लास्ट में वो मुझे पता नहीं, वो आप क्लियर कीजिएगा कि कुछ वैल्यू एडिशन करना, जैसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आप दे सकते हैं, या कुछ जैसे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है उसके लिए, तो इतना। ओके या ओके, कुछ एसडीजी की बात भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, एसडीजी की बात कर सकते हैं, कंक्लूजन में सही सही चीज़ है। ओके, आकृति। सर सेम ही है, बस इसमें हम थोड़ा डाटा यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट की, और उसको मतलब डायग्राम से शो कर सकते हैं, और एंड में कंक्लूजन। बाकी सब सेम ही है। सही। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरा, फिफ्थ क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ो आप, हमने किया था ये। पढ़ा? क्या समझ में आ रहा है फिजा? So, like, what is the interrelationship between illiteracy and poverty when it comes to developmental issues in the rural India? इनका क्या रिलेशन, इनका क्या इम्पैक्ट है डेवलपमेंटल इशूज ओके, आपसे मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि आप क्लास में थे नहीं कल। में? यस। ओके, ना एक बात समझो,
ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमने कल किया था, यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली विशियस साइकिल ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी की बात की थी। याद आ रहा है श्रेया, श्वेता, आकृति? तो जब हमने कल उसी चीज की बात की थी, तो क्या आज ये वाला जो क्वेश्चन है 2024 का, ओके, क्या यहाँ पर मैं इसका जिक्र कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? सोच के देखो, विशियस साइकिल ऑफ Yes. पॉवर्टी का जिक्र Yes, हो sir, we सकता है। can draw the diagram of vicious cycle of हाँ, poverty. और जब मैं उसका बना सकता हूँ, मतलब एक छोटा सा, बहुत शॉर्ट में, ठीक है, मैंने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बना दी। सो क्वेश्चन हेडिंग्स इस तरीके से होंगी, ठीक है। सबसे पहले कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, आपने 4 कॉजेज दे दिए अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग एंगल्स के साथ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी दे दी, ठीक है, उसके 4 हेडिंग्स आ गए। अब अगर नॉर्मल कोई एस्पिरेंट हो, वो क्या करेगा? ऊपर उसने इंट्रो लिख दिया, यहाँ पर ये हो गया कॉजेस, नीचे कॉन्सिक्वेंसेस, हद से हद यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है, पॉवर्टी के, या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो कि आपने शायद श्रेया ने बताया था मेरे ख्याल से, आई थिंक 2-4 सॉल्यूशन आ गए, देन कंक्लूजन। बट एक पॉवर्टी जैसे चीज़ों में हम कहीं ना कहीं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का भी हम जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि आपके आंसर को यूनिक बना देगी। आपने यहाँ पर इंट्रो लिखा इस तरीके से, ठीक है, 3 लाइनों में देन आपने एक हेडिंग दी, ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, 4 पॉइंट्स जो भी आएंगे, फिर एक और हेडिंग, 3-4 पॉइंट्स आ गए। और साइड में अगर आप डायग्राम बना सकते हो विश्व साइकिल का, तो और अच्छा लगेगा, ओके। सो बाकी सब मेरे ख्याल से आप डिस्कस वाली चीज़ समझ पा रहे हो, आपके सबके आंसर सही थे ऑलमोस्ट, ओके। डिस्कस वाली चीज़ समझ में आ गई ना, डायमेंशंस पे Yes, फोकस sir. करना है। बट हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला जो ये चीज़ बनाई थी ना मैंने, ये जानबूझ के बनाई थी आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैं सोच रहा था कि आप फंस जाओगे, और फंसते तो आप, पता है क्या करते, फंसते तो आप क्या करते, पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस खोलने बैठ जाते। बट क्योंकि यहाँ पर एंड है, उसको आपको ध्यान रखना है, एंड अपने आप में उस चीज़ को फनली इफेक्ट कर रहा है, ओके। ओके, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं अभी, और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, चलो। बाकी हेडिंग आप घर पे होमवर्क कर लेना। हाउ इज ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटी? अगेन इजी क्वेश्चन, एंड वाला फंडा लगेगा, ध्यान रखना है इसमें। सोचो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, 3 मिनट मिलेंगे आपको।
इसको भी देख लो। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, टाइम अप। जी बताइए। फिजा से शुरू करते हैं। फिजा बताइए। Yes, sir. So first of all, sir, we can give the impact positive. We can say that racism is a double-edged sword. So it has positive and negative both impact. First on economy, we will give positive negative. Then in polity, we will give positive negative. And in the conclusion, sir, we will say that it have both integrative and destructive thing. We have to balance it. हम कुछ constitutional um, कोई articles का या फिर कोई भी cooperative federalism इस example को देके end कर देंगे. तो balance दिखाते हुए कैसे बनाना है इस चीज को. ओके ठीक है। श्रेया। Sir, first will be regionalism in India affect economy, and the same will be polity. और third होगा government efforts to tackle regionalism. ठीक है, मैं चाहूंगा आकृति अगर आप आंसर दो तो प्लीज, और श्वेता आप आंसर दो। तो कल जो हमने रीजनलिज्म को पढ़ा था ना, एक मैंने आपको एक अच्छी सी बताई थी चीज, फ्लो। याद आ रहा है आपका, है ना? फ्लो, किस नदी कैसे बहती है, ठीक है, टाइम कैसे बहता है, उसको थोड़ा ध्यान रखना बस। अब आंसर दो श्वेता। सर रीजनलिज्म का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड फर्स्ट मतलब लेके चलेंगे, और फिर सेम विद द क्वालिटी, एंड देन उसको बैलेंस हमें कैसे करना है ठीक है। इफ देयर इज आ- रीजनलिज्म तो। ओके, आकृति। सर पहली हेडिंग होगी कि रीजनलिज्म क्या है, व्हाट इज रीजनलिज्म। सेकंड हेडिंग होगी कि कैसे, हाउ रीजनलिज्म ग्रो कर रहा है इंडिया में। थर्ड हेडिंग होगी कि ये कैसे इफेक्टिंग कर रहा है पॉलिटी को, और फोर्थ होगी कि कैसे इफेक्टिंग कर रहा है इकोनॉमी को, एंड देन लास्ट कंक्लूजन। ग्रेट। मुझे लगा था आकृति थोड़ा सही आंसर देगी, बट सबसे आउट ऑफ द बॉक्स आकृति ने आंसर दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। जब मैं कह रहा हूँ क्या है रीजनलिज्म, तो ऑब्वियसली मैं उसे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना आकृति? आप अपना माइक ऑन कर लो प्लीज। यस सर। अगर मैं क्वेश्चन ही रीजनलिज्म पे है तो मैं उसे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में ही, तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है? रीजनलिज्म बढ़ रहा है इंडिया में, सही है, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। क्षेत्रवाद कैसे इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, पहली हेडिंग। क्षेत्रवाद कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, दूसरी हेडिंग। दो हेडिंग बन गई, सिंपल। बॉडी की दो हेडिंग बन गई। आकृति हेलो। यस सर। अब कल की अगर क्लास किसी को याद हो, तो मैंने आपको बताया था जहां रीजनलिज्म होगा वहां पर हम चाहेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन जैसा एक हैवी वर्ड हम यूज करें, ताकि एग्जामिनर थोड़ा हमारी साइड आए। याद है? यस श्वेता, श्रेया, याद है आपको? प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। जी सर, याद है। आपने बोला था डिफरेंट रीजनलिज्म में नेशनल इंटीग्रेशन। तो वो यूज क्यों नहीं किया? आप नोट्स बना रहे हो ना, लिख रहे हो जो भी मैं बता रहा हूँ? मैंने बोला था बैलेंस डिफरेंट। मैं वो टर्म की बात कर रहा हूँ। मेन ये है कि आप हेडिंग्स यूज करोगे। देखो,
बहुत स्पेसिफिक बात है कि अगर ये पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर मैं राम कहानी लिखने वाला हूँ अपनी, ठीक है, तो सुंदरकांड को मैं बॉक्स में लिखूंगा यार, है ना? ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग। अगर मैं बहुत जो प्रोमिनेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी मेरे आंसर की, तो मैं इसको बॉक्स में लिख रहा हूँ, तो मैं वो टर्म वहां क्यों ना लिखूं? आर यू गेटिंग दिस, श्वेता? मैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लिख लूँ, उससे बढ़िया मैं नेशनल इंटीग्रेशन में कैसे क्या हो रहा है वो लिखूंगा। तो इसको प्लीज ध्यान से रखना। और फिजा को शायद ये चीज अभी समझ में नहीं आई होगी। फिजा, आप प्लीज रिकॉर्डिंग जो सेकंड क्लास अपलोड होगी अभी, आई थिंक आज हो जानी Yes. चाहिए, बट निखिल मैनेज कर रहा है तो वो देखेगा, शायद कल ही होगी मेरे ख्याल से। तो उसको प्लीज देख लेना, वहां से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, कल मैंने समझाया था, और उसमें एक हमने क्वेश्चन किया था, मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन होगा। रीजनल्स में मॉडर्न इंडिया इज बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखो क्या फर्क है इस क्वेश्चन में। ग्रोइंग रीजनल्स इन इंडिया इफेक्टिंग इकोनॉमी एंड पॉलिटी। रीजनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया इज बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ रीजनलिज्म की बात हो रही है, यहाँ भी रीजनलिज्म की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि रीजनलिज्म कैसे एक चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ बात हो रही है कैसे रीजनलिज्म अफेक्ट कर रहा है पॉलिटी और इकोनॉमी को। मतलब क्वेश्चन के एंगल्स बदल गए, क्वेश्चन के डायमेंशंस बदल गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ 14, 15, एक चीज, 16। जी जी, बोलिए। तो जैसे अभी आपने बताया ना बैलेंस बिटवीन रीजनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये हमें इस तरह से विद द फ्लो लेके चलना है, या इसको वे फॉरवर्ड के अंदर हम डालें? क्योंकि उसमें भी लगभग लगभग ये चीजें बताई जाती है, जैसे देखो, कि इट कैसे। इट इट डिपेंड्स ऑन द आप बॉडी में कितने पॉइंट्स लेके चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपका आंसर तो एंड पॉजिटिव नोट पे ही होना चाहिए। ओके, अगर आप रीजनल इन इंडिया अफेक्टिंग इकोनॉमी, इसमें आप 4 पॉइंट लिख दिए, ठीक है, पॉलिटी पे आपने 4 पॉइंट लिख दिए, 12, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑन एन एवरेज आपको कम से कम 12 पॉइंट्स तो जनरेट करने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था इंट्रो में आप कम से कम 20 से 25 वर्ड्स खा जाओगे, है ना? कंक्लूजन में भी आप 20 से 25 वर्ड्स खा जाओगे। ओके, जब इतना हो जाएगा तो यार 40 से 50 वर्ड्स तो वैसे भी कम हो गए ना। तो इसीलिए 12 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। ओके, 12 पॉइंट्स मतलब लगभग 10 वर्ड्स लोगे तो 120 वर्ड्स के आसपास बैठेगा। 12 से 15 पॉइंट्स अगर आप यूज करते हो देन इट इज सफिशिएंट। एंड अगेन आपको 150 वर्ड मैं कहता हूँ, 150 वर्ड का मतलब क्या होता है, 135 से 155 की रेंज। ठीक है, फिजा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। Okay. इस बात को अच्छे से समझ लो। ठीक है, 135 से 125 की 55 वाली रेंज क्या है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग एंगल्स बनेंगे, सबसे पहले पॉलिटी का, सॉरी इकोनॉमी का, दूसरा बन गया पॉलिटी का। ठीक है, अब रीजनलिज्म कैसे इफेक्ट कर रहा है? रीजनलिज्म अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव चीज है ना? यस और नो? अनटिल अनलेस आपके पापा या मम्मी या चाचा विधायक हैं। ओके, तो रीजनलिज्म क्या है? एक नेगेटिव चीज है। और जब नेगेटिव चीज है आपके लिए भी, तो ऑब्वियसली आप वहां पर जो पॉइंट्स लिखोगे उस हेडिंग में, वो नेगेटिव ही होंगे ना। पॉजिटिव पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते आप। जब मैं कह रहा हूँ रीजनल्स में इफेक्ट कर रहा है इकोनॉमी, तो नेगेटिवली ही इफेक्ट करेगा। रीजनल्स में इफेक्ट कर रहा है पॉलिटी पर, तो नेगेटिवली ही इफेक्ट कर रहा होगा। बचे क्या? 2-3 चीजें बचती हैं एक्स्ट्रा, और वो क्या होंगी? नेशनल इंटीग्रेशन वाले हम पॉइंट में हम उसे पॉजिटिवली दिखा देंगे कि हाँ ठीक है रीजनल्स में है, बट कैसे हम उस नेशनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? जो आप बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे हो। और श्वेता प्लीज आप ध्यान रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, शायद श्रेया ने बोला था, आई थिंक आपने बोला, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन में यूज करते हैं, और इस पीडीएफ को प्लीज घोल के जितना अच्छा जल्दी पी जाओगे उतना आपको आसानी होने वाली है। ओके, एंड लास्ट में आई थिंक आकृति ने आंसर दिया है, उन्होंने व्हाट, व्हाई एंड हाउ को थोड़ा सही से नहीं लिया। ठीक है, क्वेश्चन चाहता है ये, ठीक है, बट क्वेश्चन का फ्लो ये होने वाला है, आप डेफिनेशंस दोगे, जो भी क्वेश्चन पूछा उसका रीजन दोगे, या फिर मैकेनिज्म जो भी होगा वो दोगे। ठीक है, देन आप कंक्लूजन पे आओगे। सर ये आपका जो इंट्रो होगा वो डेफिनेशन होना चाहिए।
क्लियर हो गया ये? पर एक डाउट है, हाँ पूछो पूछो, आप पूछो। ये जो एक्सप्लेन लिखा था इस क्वेश्चन में, इसमें तो वही पूछा था कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। कहाँ पर, ये तो वाला इसमें क्वेश्चन? हाँ, ये 16 वाला रीजनलिज्म वाला है। ठीक है, देखो एक बात समझो, वहां पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये है क्या? एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर जो भी चाहता हो, बाहर में एग्जामिनर, हम उसे हेडिंग में नहीं बना सकते ना। आप समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ। एग्जामिनर कुछ भी चाहता होगा, हम उसे हेडिंग में नहीं कोट कर सकते। हेडिंग में क्या आएगा? हेडिंग में ये सब चीजें आती हैं जो जो अगेन क्वेश्चन की डिमांड ही है। ठीक है, जैसे जब मैं कह रहा हूँ व्हाट इज रीजनलिज्म, तो मैं इसे इंट्रोडक्शन में लिखूंगा ना, तो मैंने व्हाट को आंसर कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी, तो मैं हाउ को आंसर कर रहा हूँ। कैसे? 4-5 पॉइंट्स लिखकर। फिर रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग पॉलिटी, हाउ आंसर कर रहा हूँ मैं हाउ को। कैसे? 4-5 पॉइंट्स लिखकर। तो ये व्हाट आंसर हो गया इंट्रोडक्शन में। बॉडी के फर्स्ट पार्ट में ये बिल्कुल लगभग 70% बॉडी हमने हाउ को दे दी। फिर जब हम बात कर रहे हैं इससे पॉजिटिव क्या निकल सकता है, या इससे क्या हम आगे देख सकते हैं, तो वहां मैंने नेशनल इंटीग्रेशन वाली हेडिंग डाल दी, क्योंकि मैं चाहता हूं एग्जामिनर ऐसे अलग से जो वर्ड्स हैं उसको हाईलाइटेड देखे। जब मैं बॉक्स बनाऊंगा या अंडरलाइन कर रहा हूं, उसका अगेन मतलब वही है कि मैं चाहता हूं एग्जामिनर इन चीजों को अलग से पढ़े। क्योंकि कल हमने देखा था 100 कॉपी होंगी एग्जामिनर के पास, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। बट अगेन अगर वो उसके पास टाइम जैसा भी है, सबसे पहले तो वो क्या देखेगा? कीवर्ड्स देखेगा ना, जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं। अगर आपने हाईलाइट ही सही कीवर्ड्स नहीं कर रखे हैं तो क्या फायदा? समझ में आया? तो सर, इस पॉइंट में लास्ट में नेगेटिव पॉजिटिव की जगह हमें नेशनल इंटीग्रेशन से कोट करना, नहीं, मतलब कि आप हेडिंग। आप शायद इसको वापस नहीं समझे, मैं समझा दे रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है ना, रीजनलिज्म, रीजनलिज्म अपने आप में ही नेगेटिव टर्म है। हाँ, तो इसके जो भी पॉइंट्स आएंगे इकोनॉमी के एंगल में, वो नेगेटिव ही होंगे। इसके पॉइंट जो आएंगे पॉलिटी के टर्म में, वो नेगेटिव पॉइंट्स ही होंगे। तो ऑलरेडी आप नेगेटिव चीजें बता चुके हो। ठीक है, ओके। एक मिनट श्वेता, आप नेगेटिव ऑलरेडी बता चुके हो। और जब बता चुके हो तो लास्ट में नेशनल इंटीग्रेशन की हेडिंग डाल के आप पॉजिटिव हाईलाइट पे एंड करोगे अपना आंसर। जी श्वेता। ओके। सर जिस 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 टाइम हम उसके इम्पैक्ट बता रहे होंगे, इफेक्ट्स बता रहे होंगे कि किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, तो जैसे उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, तो वो भी तो एक रीजनलिज्म है ना, मतलब उसका हाँ एग्जाम्पल हाँ, है ना। तो उसका तो मतलब एक अगर हम बहुत बड़ा एरिया है और उसको हम सेपरेट कर रहे हैं रीजन वाइज, तो एक तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा, ये भी तो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है ना उसका इम्पैक्ट, अगर इफेक्ट देखें तो। तो ये तो हम पॉइंट्स में घुस रहे हैं ना श्वेता। नहीं, जैसे आपने बोला कि जैसे हम उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव करके नहीं डालेंगे, नहीं हम नहीं, सिंपली डालेंगे। आप नहीं समझे। रीजनलिज्म की बात करते हो, वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमेशा एक नेगेटिव चीज ही है। अच्छा। ये समझो, आप बात कर रहे हो, आप एज अ आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो। मैंने बोला भी था अगर आपके एटलीस्ट अगर चाचा विधायक नहीं है तो ये चीज आपके लिए नेगेटिव ही होगी। जस्ट सपोज करो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ रिसोर्स कर्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, रिसोर्स कर्स इज पॉजिटिव, हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट। क्या ये सही हो सकता है? रिसोर्स कर्स समझ में आया क्या होता है? पहले तो ये बताओ। जैसे झारखंड बहुत रिसोर्स रिच कंट्री है, बट उसमें डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर झारखंड के लोग ये डिमांड करते हैं, ठीक है, झारखंड के लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अलग स्टेट बना के दो, ओके, तो वो एक एक्सेप्शनल चीज हो गई। ओके, वहां हमने रीजनलिज्म की बात नहीं करी है, हमने क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्षेत्र का विकास और क्षेत्रवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि धर्म
और धार्मिक और धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सब चीजें अलग अलग चीजें। ओके, ठीक है सर, हाँ क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, कंट्रोवर्सी ना हो जाए, थोड़ा सोच लो प्लीज। नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं वैसे ही 2 कॉर्पोरेट स्टैक खा चुका हूँ, तीसरी नहीं खानी। जैसे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, पॉलिटिक्स है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता हूँ ना? थैंक यू, क्लास बंद हो गई।